दरअसल अभी एक गड़बड़ हो गई थी। जो पिछला जो अभी लाइव किया था तो उसमें आवाज़ नहीं जा रही थी। तो मैंने उसको हटा दिया है और कोशिश कर रहा हूँ कि उसी बिंदु पर नई बातचीत हो। तो इस वीडियो पर हम बात करेंगे विटामिन डी और विटामिन सी और सब्जियों पर। तो अभी एक मैं अच्छा पहले आप बता दें कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? 1 मिनट मैं कमेंट लिख देता हूँ। थोड़ा इंतज़ार करते हैं जवाब आने का। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद आपका, आपने जवाब दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अब बढ़िया-सा बतियाते हैं। 1 मिनट पहले धन्यवाद आपको बाद में लिख दूँगा। आप मान लें कि आपको धन्यवाद ज्ञापन पहुँच गया है। चलिए लिख देता हूँ। तो आज जो है जब मैं सुबह जगा तो मैं अमूमन करता क्या हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर के कि क्या-क्या रायते फैले हुए हैं, क्या-क्या मिथक हैं। तो मैं कभी-कभार जब थोड़ा अपने पास इफ़रात समय होता है, तो मैं रील्स स्क्रॉल करता हूँ, हेल्थ को लेकर के जैसे जिम वगैरह की और फ़िटनेस वगैरह की। तो देखता हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत गलत जानकारियों के साथ में या अंदाज़े के आधार पे चीज़ें आदमी पेश करता है या मिथकों के आधार पे पेश करता है। तो ऐसे ही मैंने एक रील देखी। उस रील में क्या था कि एक महिला थी, डॉक्टरों वाला सफ़ेद कोट काट पहने हुए थे अपना। एक बंदा था जिसको डेमो के लिए रखा गया था। तो बताती है कि लोगों के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी क्यों रहती है, क्योंकि वो सही तरीके से विटामिन डी सूरज से नहीं लेते हैं। उसने बताया कि अगर आप धूप में बैठे हुए हैं लेकिन अगर सामने की ओर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको। फिर उसने बताया, एक नई थियरी पेश की। उसने बताया कि जो आपकी स्पाइन होती है, जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तब जो है वो विटामिन डी बनाता है, वरना विटामिन डी नहीं बनेगा। मुझे नहीं पता कि वो महिला वास्तव में डॉक्टर है या केवल उसने चोंगा पहन लिया था, क्योंकि अब व्यूज़ के लिए, रील्स के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है देखिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो डॉक्टर हो सकती है, क्योंकि कोई भी समझदार डॉक्टर कैसा कहेगा ही नहीं। अगर उसने पढ़ाई की होगी ढंग से, नहीं कहेगा। विटामिन डी त्वचा से बनती है और विटामिन डी बनने की कई चरणों की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी त्वचा पर, आपकी जो स्किन है उस पर सूरज की किरण पड़ी और विटामिन डी बन गया फट से, ऐसा नहीं होता। जब त्वचा पर आपकी सूरज की जब पराबैंगनी किरणें पड़ी, उसके बाद त्वचा के अंदर जो कई लेयर होती हैं उनमें से एक लेयर में कुछ फैट्स होते हैं। उन फैट्स में कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए, फिर कुछ बनता है वहाँ पर। वो फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपके लीवर में। लीवर में फिर कुछ और बनता है। फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, किडनी में पहुँचता है। किडनी में जाकर के फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जिसको आम बोलचाल भाषा में हम लोग विटामिन डी कहते हैं। वैसे तकनीकी भाषा में कुछ नाम कुछ का और है जिसका सही प्रयोग करता है। अब इसमें स्पाइन कहीं नहीं आती है। कहीं आई स्पाइन बताइए आप? कहीं नहीं आई। स्किन, लीवर, किडनी और ट्रांसपोर्टेशन। त्वचा में ढेर सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं। ढेर सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ढेर सारे सेंसर्स होते हैं। इनका काम ही यही है
आगे बढ़ाना चीज़ों को, जो उनको काम है वो उसको करना, अगर वो स्वस्थ हैं तो। विटामिन डी के लिए स्पाइन के ऊपर जो त्वचा है उसका उतना ही महत्व है, जितना कि यहाँ की त्वचा का महत्व है। आप यहाँ से भी विटामिन डी बनता है, यहाँ से ही बनता है। यदि आप टकले हैं तो यहाँ से ही बनेगा। जहाँ-जहाँ भी स्किन है, वहाँ से बनेगा। कम अधिक मात्रा हो सकती है। अब एक तो ये गलतफ़हमी हो गई। अब होता क्या है, ये कहने की बजाय जैसे बहुत लोग धूप बैठते हैं लेकिन उनके अंदर विटामिन डी कमी रहती है। तो इसके 2-3 प्रकार के इसके कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर या तो हमारा लिवर गड़बड़ हो रहा होगा या हो चुका होगा, या हमारी किडनी गड़बड़ हो रही होगी या हो चुकी होगी। क्योंकि केवल स्किन से तो बनता नहीं है। आप धूप बैठे हुए हैं, आप कपड़े नहीं पहने हैं, तो स्किन पर आपकी पराबैंगनी किरणें पड़ रही हैं। आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रोज़ बैठ रहे हैं, फिर भी विटामिन डी की अगर कमी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिवर में या आपके जो रिसेप्टर्स हैं, या पर्याप्त मात्रा में फैट्स नहीं है, और जो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं गड़बड़ी है। आपका डीएनए, आरएनए वाला जो संरचना तंत्र है, वो ठीक काम नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं पर इस पूरी प्रक्रिया में कमी है। तो अगर लिवर में कमी है, किडनी में कमी है, ट्रांसपोर्टेशन में कमी है, फैट्स में कमी है, जो यहाँ पर होते हैं, जो विटामिन डी को शुरुआती तौर पर कन्वर्ट करते हैं। विटामिन डी कहना बेकार है, पराबैंगनी किरणों को जो अलग रूप देते हैं, अगर अलग चीज़ें बनाते हैं उसको। कहीं न कहीं अगर इनमें किसी एक भी स्टेप में अगर कोई कमी है हमारे शरीर के अंदर, तो विटामिन डी नहीं बन पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। तो ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है कि अंदर से नहीं स्वस्थ है। अब इसको ये कहना है कि नहीं आप सामने बैठ कर के ले रहे हैं, पीछे से लीजिए तो उसका, ये सब कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। व्यूज़ देने के लिए, व्यूज़ के बाद 2-4 पैसे कमाने के चक्कर में आदमी को दूसरे के स्वास्थ्य में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जब तक पुख्ता वैज्ञानिक तथ्य नहीं हो आपके पास में। दूसरी दूसरा री एक तो ये हो गया कि हमारे कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो हम धूप में बैठते हैं, फिर भी हमको विटामिन डी नहीं मिल पाता है। एक चीज़ और भी होती है कि हमारे अंदर जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, उनमें बहुत प्रकार के विटामिन मिनरल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की संपूरकता में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर कोई चीज़, विटामिन मिनरल में कोई चीज़ का है, तो यदि खा नहीं है, तो का कितना भी ले लीजिए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि खा की कमी है। ऐसे ही मान लीजिए का, खा, गा, घा है, तो इसमें का, खा, गा आपके पास है लेकिन घा नहीं है, तो फिर उनका कोई मतलब नहीं है। वो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे क्योंकि घा नहीं है। और और का, खा, गा नहीं है तो घा काम नहीं करेगा। तो हमें संपूरकताओं को देखना पड़ता है। इसी कारण मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, जो हमसे मुझसे जो स्वास्थ्य के बारे में जब वन टू वन बातचीत होती है, मैं ऐसा कहता हूँ कि वैरायटी चीज़ खाइए। और वैरायटी चीज़ खाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई महँगा चीज़ खाएँगे। महँगा चीज़ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उपलब्ध है उसी में वैरायटी खाते हैं। वैरायटी का मतलब ये है कि रंग-बिरंगी सब्जियाँ खाइए। खैर इस पे हम लोग थोड़ा बाद में आएँगे। पहले विटामिन डी पे आते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि हम लोग धूप में बैठते हैं। अपने यहाँ पे आप देखते होंगे गाँव में जो महिलाएँ होती हैं, गाँव में जो पुरुष होते हैं, या जो शहरों में जो लोग होते हैं, गाँव में या शहरों में, गाँव में तो जो लोग खेतों-वेतों में काम करते हैं, तो उनके अंदर तो विटामिन डी की थोड़ी डिफिशियंसी नहीं रहती है, कमी कम रहती है। लेकिन जो लोग खेतों में काम नहीं करते हैं, आप उनको देख लीजिए, उनके अंदर एक, मतलब अपने देश में तो विटामिन डी की कमी होना एक आम बात हो गया है। जबकि बड़ा कड़क धूप होता है अपने यहाँ पर, बढ़िया तड़केदार धूप निकलती है, और 12 महीने में 10 महीने तो गर्मी रहती है, डेढ़ 2 महीना ही थोड़ी बहुत सर्दी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि 12 महीना रोज़ पानी बरसता हो। ऐसा भी नहीं है कि महीने पे, हर महीने में जो है 15-20 दिन पानी बरसता हो, बादल छाए रहते हों, ऐसा भी नहीं है।
अपने यहाँ धूप तो बड़े आराम से आप सहजता से ले सकते हैं। इसके बावजूद विटामिन डी कमी क्यों रहती है? एक तो ये बताया पहले हमने कि आपके जो ये पूरी जो कई प्रकार के जो स्टेप्स हैं, उनमें कहीं कमी हो सकती है। दूसरा, मैंने बचपन से मैं देखा हुआ है लोगों को कि हम लोग सर्दियों में, गर्मियों में तो धूप से जाने बचते हैं बिल्कुल। मतलब अब तो बच्चों की आदत हमने ऐसी डाल रखी है कि 1 आध मिनट के लिए भी अगर बाहर 5 मिनट के लिए भी अगर धूप निकली है, तो 5 मिनट के लिए भी धूप में नहीं भेजते हैं, जैसे दुश्मन मान लिया हमने धूप को। जैसे वो कोई दुश्मन है, बच्चों को भेज देंगे तो खा जाएगा। अरे भाई, प्रकृति ने धूप बनाई है, प्रकृति ने सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात सब बनाया हुआ है। आनंद लीजिए। जितने प्रकार की ऋतुएँ हैं, सबका यदि आप आनंद लेंगे तो आपका शरीर और बेहतर बनता है, अच्छा बनता है। शरीर के अंदर जब आप स्ट्रेस देते हैं, जब जो आपका ऋतु है, जो वातावरण है, वो जब स्ट्रेस देता है तो शरीर आपका और बेहतर बनता है, क्योंकि वो अपने अंदर उस स्ट्रेस से लड़ने की ताकत पैदा करता है, वो विकसित करता है अपने अंदर, क्षमता विकसित करता है। यदि आप उससे बचा ले रहे हैं अपने आप को कृत्रिम तरीकों से, तो आप अपने शरीर की जो आंतरिक क्षमता है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम सर्दियों पर पहुँचते हैं, तो बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि स्वेटर पहने हुए, जैकेट पहने हुए हैं, कुछ लोग तो कंबल ओढ़ के, कुछ लोग तो इतना अधिक सर्दी से भागते हैं कि रज़ाई ओढ़ कर के धूप बैठते हैं। तो क्यों बैठ रहे हैं? इससे बेहतर है कमरे के अंदर हीटर ऑन कर लीजिए। लेकिन उनको लगता है नहीं, धूप का सेवन भी तो कर रहे हैं, ज़रूरी है। अरे भाई, इस तरह से धूप बैठने का कोई फ़ायदा नहीं ले रहे आप। सर्दियों में कितनी भी भयंकर सर्दी हो, अगर बहुत तेज़ हवा नहीं चल रही है, वो थोड़ी अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होती है। तो आप बिना कपड़ों के अंडरवियर पहन सकते हैं, पूरा तरह नंगे नहीं हुए। तो आप चड्डी पहनकर, नेकर पहनकर आप धूप में निकल जाइए। 5-10 मिनट के अंदर आप गर्मी महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको उसके लिए जैकेट-तैकेट कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये फिर भी यदि आपको लग रहा है कि गर्माहट नहीं हो रही, तो पैदल चलना शुरू कर दीजिए। तेज़ चाल में चहलकदमी करना शुरू कर दीजिए ऐसे-ऐसे। क्या दिक्कत है? धूप का धूप लग रहा है, रक्त संचार अच्छा हो रहा है, विटामिन डी बढ़ने पर बढ़ रहा है। और पैदल चलेंगे तो जो आपकी लीवर-वीवर की समस्या होंगी, वो भी थोड़ा-थोड़ा उसमें भी आराम मिलेगा आपको। तो ये हम करते हैं। हम कपड़े पहन लेंगे, जैसे हमने देखा हुआ है कि बचपन में जब कभी मैं अपने गाँव छुट्टी में जाता था, तो मैंने देखा ही नहीं कि लोग जो है कपड़े उतार करके सर्दियों में धूप में बैठे हुए हैं। मैंने बहुत गाँव देखे हैं, सब मैंने ये देखा हुआ है कि लोग कपड़े पहन करके धूप बैठते हैं। माताएँ, बहनें जाएँगी धूप बैठेंगी सर्दियों में, गर्माहट लेने के लिए। कपड़े पहने रहेंगे फिर बैठेंगे। यही कारण है कि गाँव के पुरुष या महिलाएँ अगर वो खेतों में काम नहीं करते हैं, तो विटामिन डी की डिफ़िशियंसी होने के बड़ी संभावनाएँ रहती हैं। बहुत लोग डिफ़िशिएंट हैं, मतलब भयंकर तौर पे 5-5 10-10 का स्तर रहता है विटामिन डी का, इतना कम, जबकि 70-80 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इतना इतना कम रहता है और लोगों को चिंता ही नहीं होती है, जबकि विटामिन डी अति आवश्यक चीज़ होती है। हर बंदे को, छोटे से बच्चों में आदत डालनी चाहिए कि आप धूप में जाएँ, बैठें नेकर पर, मतलब कपड़े पहने बिना। तो यदि आपका घर ऐसा है कि कोई आपको देख नहीं पाता, तो नेकर उतार के बैठिए या छोटे-छोटा नेकर पहनिए। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि अपने देश में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, तो बेहतर है कि आप अच्छा नेकर पहन लें और फिर आप बैठें आराम से धूप में। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि नहीं, वो ऑफ़िस में काम करते हैं इसलिए नहीं बैठ सकते। अरे भई, ऑफ़िस में आप 9 बजे पहुँच जाते हैं, तो रात में 6 बजे तक आप ऐसे थोड़ी ना डटे रहते हैं बिल्कुल आँख गड़ा करके, नहीं। अरे भई, लफ़ाजी भी करते हैं आप, फ़ेसबुक भी देखते हैं आप, यूट्यूब भी देखते हैं आप, व्हाट्सएप भी देखते हैं आप, अपने दोस्तों मित्रों से गपियाते भी हैं आप। तो ये सारे काम आप धूप में जाके कर सकते हैं। इकट्ठे बैठिए तो आधा घंटा बैठ लीजिए, इकट्ठे ना बैठ पाएँ तो 10-10 मिनट करके 4-5 बार बैठ लीजिए भई, 40-50 मिनट उसको कर दीजिए, मिल जाएगा आपको फ़ायदा। इतना तो कर सकते हैं ना।
क्यों नहीं कर सकते हैं आप? बड़े आराम से कर सकते हैं। करना चाहें तो और बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि सर्दियाँ होती हैं, तो अगर वो एक जैकेट कम पहनते हैं या थोड़ी हवा कहीं से धोखे से अगर घुस गई मान लीजिए, ये भी पैक रहता है, सब बिल्कुल पैक कर लेते हैं। ऐसे-ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो आँखें केवल खुली होंगी, ऐसे-ऐसे मुँह बंद करने वाले सब आ रहे हैं। तो वो आँखें केवल खुली रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा और कान के ऊपर टोपा लगाने भी आ गए हैं, सब पैक कर देते हैं। और थोड़ी-सी हवा कहीं से अगर घुस गई तो इनको पेची शुरू हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, पता नहीं क्या-क्या हो जाए और भी कई बुखार हो जाएगा, सब कुछ कई प्रकार की समस्या आ जाएँगी। इनको लगता है ऐसा सर्दी कर रही है, ऐसा ठंड कर रही है, ऐसा सर्दी या ठंड नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने शरीर को इतना निरीह बना दिया है कि वो क्षमतावान नहीं रहा। सर्दी हो रही है, प्रकृति ने सर्दी बनाई है, प्रकृति ने गर्मी बनाई है, प्रकृति ने आपको जो है ये बरसात बरसात बनाई है। प्रकृति ने ही शरीर बनाया हुआ है। तो शरीर के अंदर इतनी क्षमताएँ हैं, इतनी गुणवत्ताएँ हैं कि यदि आप विभिन्न प्रकार के वातावरण में अगर आप जाते हैं, तो आपका शरीर अपने आप को तालमेल के साथ में बेहतर कर सकता है, बशर्ते वो मानव जनित चीज़ें नहीं हों। अब जैसे प्रदूषण है, तो उससे ही फ़ाइट करता है वो। जैसे आप रासायनिक खादों वाली या रासायनिक कीटनाशकों से उगाई गई आप जो है या जो जो मतलब कहते नहीं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई जो फसलें हैं, उनका अगर आप सेवन करते हैं, जैसे अपने यहाँ पे चलता हुआ भाषा में कहते हैं नपुंसक बीज वाली फसलें, तो उस तरह के जो उत्पादन है, इस तरह के अनाजों का अगर आप सब्जियों का, फलों का आप सेवन यदि कर रहे हैं, तो ये अप्राकृतिक तरीके से उन्हें बदलाव किए गए। तो इनसे झगड़ा करने में, इनसे वो करने में शरीर को बड़ी असुविधा होती है, वो बहुत बार हार मान लेता है। लेकिन यदि कोई चीज़ प्राकृतिक चीज़ है, तो शरीर उसके साथ में तालमेल बैठाता है, अपने आप को बेहतर करता है। सर्दी है, शरीर को स्ट्रेस देंगे, तो अगली बार आपको उतनी सर्दी कम लगेगी। आप प्रयोग करके देखिए, कपड़े कम करना शुरू किए सर्दियों में, आपको 2-3 वर्षों बाद, 2-3 सीज़न गुज़रने के बाद आपको सर्दी लगना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। करके देखिए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर बेहतर करता है अपने आप को, मजबूत करता है अपने आप को। जैसे यदि आप एक दिन 1 किलोमीटर चलते हैं, तो पहले दिन अगर आप पे पैदल चलने की आदत नहीं है, तो पहले दिन 1 किलोमीटर चलने में आपकी हवा निकल जाएगी। लेकिन लगातार आप चलते रहते हैं, तो 3-4 दिन बाद आप महसूस करते हैं कि अरे! अब तो आप 2 किलोमीटर चल सकते हैं, अब तो 5 किलोमीटर चल सकते हैं आप। ऐसे ही बढ़ता रहता है। शरीर की क्षमता बढ़ती है। ऐसे ही सर्दियों के लिए भी होता है, गर्मियों के लिए भी होता है। व्यवस्थाओं की शरीर की व्यवस्था होती है अपनी। तो शरीर को चौपट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप देखते हैं गर्मियों में हम लोग करते क्या हैं, 5 मिनट के लिए बाहर नहीं जाते हैं। या तो एसी में रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, 5 मिनट बाहर गए, अरे पसीना आ रहा है, अरे ये हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा। आदत तो डालिए आप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 घंटे धूप जाके बैठ जाइए या जाकर के 10 घंटे अपने स्किन को जला लीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन शरीर की क्षमता तो बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ाइए उसको। चाहे सर्दी हो, बरसात हो। बरसात में कभी बच्चों को हम भीगने देते ही नहीं आप, ये है। अब हम आते हैं विटामिन सी पर आते हैं। हमारे अंदर विटामिन सी की बहुत कमी रहती है, जबकि हम लोग खूब आंवला खाते हैं, खूब मिर्च खाते हैं, नींबू खाते हैं। इसके बावजूद विटामिन सी की कमी रहती है और विटामिन सी की कमी के कारण बहुत प्रकार की समस्याएँ पैदा होती हैं। जैसे विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है, अति महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से विटामिन सी भी अति महत्वपूर्ण वाले में आता है। लेकिन हम सब कुछ इतना विटामिन सी वाला खा रहे होते हैं, फिर भी विटामिन सी की कमी क्यों होती है हमारे अंदर भाई? कई प्रकार की सब्जियाँ हम खा रहे होते हैं जिनमें विटामिन सी खूब होता है, लेकिन फिर भी उनको खूब खा रहे होते हैं, फिर भी विटामिन सी की कमी होती है। इसका कारण क्या है?
जब भी आप विटामिन सी को गर्म करते हैं, वो नष्ट हो जाता है। हम मिर्च खाते हैं तो क्या सब्जी में पकाते समय डालते हैं, गरम हुआ, 5-10 मिनट 15 मिनट जितनी देर सब्जी पकी या दाल पकी, नष्ट हो गया विटामिन सी उसके अंदर। खाते रहिए मिर्च आप, बाकी तो मिलेंगे उसमें से, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा आपको। आंवले को हम कैसे खाते हैं? कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, उनको मिलता है, लेकिन अधिकतर लोग कैसे खाते हैं? आंवले को उबाल देंगे, उसको मुलायम करके खाएंगे। मुलायम करने के लिए उबालना पड़ेगा उसको, और थोड़े से स्वाद में अंतर आता है उसके। जो स्वाद बहुत लाभदायक होता है, जिन तत्वों का वो स्वाद बनता है, उसको हम हटा देते हैं, उससे भागते हैं, और फिर बताएंगे गर्व से कि हम तो आंवला खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? मत खाइए। अगर ऐसे नौटंकी करे खाना है तो मत खाइए ना। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो आंवला उबालेंगे, उस पे फिर उसमें छेद करते हैं बैठ करके, फिर उसको मतलब शुगर की चाशनी में उसको डाल देते हैं, घंटों डाले रखते हैं, इसको मुरब्बा बोलते हैं। आपने विटामिन सी खत्म कर दिया आंवले का, और कई प्रकार के तत्वों की मात्रा कम की। इसके बाद उसमें आपने शक्कर घुसेड़ दिया बढ़िया सा, मतलब शक्कर ही शक्कर बचती है उसके अंदर, ऐसा मुरब्बा होता है। क्यों खा रहे हैं मीठा? क्यों खा रहे हैं शुगर इतनी? क्यों खा रहे हैं इतना अधिक ग्लूकोज फ्रक्टोज? क्या मतलब बनता है उसका? हम लोगों को ये लगता है कि आंवला तो खा रहे हैं, नहीं आंवला नहीं खा रहे हैं आप शुगर खा रहे हैं। आंवले के जो महत्वपूर्ण तत्व उनको तो पहले ही आपने तो पूरी तरह खत्म कर दिया, या उनकी संख्या मात्रा बहुत कम कर दी आपने ये सब प्रक्रिया में करते हुए, और फिर आप सलाह दे रहे हैं उसको, शुगर में उसको डाल दे रहे हैं, और फिर 6 महीना 1 साल तक खाते रहते हैं, तो फिर और खत्म कर दे रहे हैं उसके तत्वों को। तो आंवला तो बचा ही नहीं ना उसमें, जिस चीज के लिए आंवला खाना चाहिए वो तो बचा ही नहीं। मिर्च कच्चा खाइए। नींबू में क्या करते हैं हम? केवल खाने में, सब्जी में खट्टापन का स्वाद आ जाए, इसके लिए लोग पकाते समय नींबू डाल देते हैं। कुछ लोग तो पकाने के शुरुआत में ही, जो थोड़ा बहुत ये जब जो ये छौंका वौंका वाला कार्यक्रम खत्म हुआ तो नींबू डाल देते हैं। गर्म कर दिया आपने, विटामिन सी खत्म, और प्रकार के तत्वों में कमी आ जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े गर्व के साथ में बताते हैं, पूरा एक इसका तो ट्रेंड चला हुआ है, गर्म पानी में नींबू डाल के पीना। अरे भाई गर्म पानी पीजिए, कौन मना करता है आपसे, लेकिन उसमें नींबू क्या डालते हैं भाई? नींबू की ऐसी तैसी क्यों कर दे रहे हैं आप गर्म पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर आपने जो है, आप जो है वो ठंडे पानी पे, या जो सामान्य जो रूम टेम्परेचर है, जो सामान्य पानी है, तापमान का पानी, उस पर नींबू डालिए और पीजिए। तो अब इसलिए भी खूब नींबू खा रहे होते हैं आप, नींबू का बागान लगा होता है आपके यहाँ, मिर्च आपके यहाँ खूब उग रही होती है, खूब मिर्च खा रहे होते हैं, खूब आंवला खा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ऐसे उटपटांग तरीके से खा रहे होते हैं, इसलिए आपके शरीर के अंदर इतना भरपूर मात्रा में ही विटामिन सी के स्रोतों का आप उपभोग करते हैं, इसके बावजूद विटामिन सी की कमी रहती है। कारण ये है क्योंकि आपने तो विटामिन सी को नष्ट कर दिया ना। स्वाद के लिए मिर्च डालिए सब्जी में भी, स्वाद के लिए मिर्च डालिए, वो नींबू डालिए सब्जी में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कच्चा मिर्च कच्चा नींबू अलग से खाना मत भूलिए। स्वाद के लिए आप आंवले को मुरब्बा में मत बदलिए आप, क्योंकि उसको मैं नहीं कहूँगा कि आप मुरब्बा भी खाइए और आंवला भी खाइए, क्योंकि मुरब्बे में शुगर बहुत है, तो उसको मत खाइए। आंवले में कोई दिक्कत हो रही है आपको, सीधे नहीं खा पा रहे हैं, चटनी बना लीजिए उसका। चटनी में क्या हो, थोड़ा फाइबर वाइबर नष्ट होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन चटनी बेहतर है जो है गर्म करने से। लेकिन उसको इतना मत घुमाइए कि वो अंदर गर्म हो जाए। उसमें कई प्रकार की और चीज़ डाल दीजिए आप, ऐसे खा लीजिए आंवला, अगर आपको वैसे नहीं लग रहा। वैसे आंवले का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, बहुत लोग पसंद करते हैं उसको। तो हम इस तरह करते हैं। अब आते हैं सब्जियों पर। सब्जियों के बारे में तो भयंकर मिथक फैले हुए हैं, सब्जियों और फलों के बारे में। एक शब्दावली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सीजनल।
बहुत लोग बताते रहते हैं, अरे सीज़नल, हम तो सीज़नल सब्ज़ी खाते हैं, हम सीज़नल फल खाते हैं। अरे हमारे पूर्वजों ने सहूलियत देख कर के, आसानी देख कर के, सरलता देख कर के कुछ उगाना शुरू कर दिया। वही हम उगाए जा रहे हैं, उसको हमने कह दिया सीज़नल है। अरे उसी वातावरण में आपका कंट्री अगर ट्रॉपिकल कंट्री है, तो दूसरे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में उसी वातावरण में, उसी प्रकार के मौसमों में लोग दूसरा भी चीज़ें उगा रहे हैं। तो उनके लिए सीज़न अलग हो गया, आपके लिए अलग हो गया। उनका बॉडी अलग थोड़ी ना है, आपका भी आपके जैसा बॉडी उनका भी है। दूसरा, क्या ऐसा होता है क्या कि आपका जो है शरीर 12 महीना में 1 महीना ये तत्व खाएगा, 2 महीना वो तत्व खाएगा, 3 महीना वो तत्व खाएगा, ऐसा होता है क्या? कि नहीं हमको अब जनवरी से फरवरी तक हमको केवल यही ये 2-4 प्रकार के ही विटामिन या मिनरल चाहिए, बाकी हमको अगले अप्रैल से लेकर के जून तक दूसरे किस्म के मिनरल्स और विटामिन चाहिए, ऐसा होता है क्या? अरे नहीं होता भाई ऐसा। आपके शरीर को पूरे 12 महीना आवश्यक तत्व वही चाहिए होते हैं। आपकी शरीर की गतिविधि के आधार पर उनका मात्रा में ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन तत्व तो वही चाहिए होते हैं ना। तो इसका क्या लेना-देना है सीज़नल और गैर सीज़नल से? सीज़नल सहूलियत के लिए है, सस्ता पड़ता है, उपलब्धता रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीज़नल कोई ईश्वरीय चीज़ है कि ईश्वर ने बना के भेजा हुआ है कि भई जो है सीज़नल में ये खाना चाहिए। नहीं, सब कुछ खाइए, सभी प्रकार के तत्वों की आपूर्ति करनी है। वैरायटी खाइए, विभिन्नता के साथ में खाइए। और सब्जियों के बारे में तो बचपन से मैं सुनता आया हूँ, हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी। अरे हरी सब्जी, सब्जी नहीं होती है भई, केवल केवल हरी सब्जी ही सब्जी नहीं होती है। रंग-बिरंगी सब्जियाँ खाना चाहिए। लाल हो, पीली हो, नीली हो, बैंगनी हो, काली हो, भूरी हो, हरी हो, हर तरह की सब्जियाँ खानी चाहिए। अलग-अलग सब्जियों का रंग अलग-अलग है, इसका मतलब ये है कि उन सब्जियों में अलग-अलग प्रकार के तत्व हैं। तत्वों की मात्राएँ अलग-अलग हैं, उनका कॉम्बिनेशन अलग-अलग है, इसलिए वो लाभकारी हैं। अब एक ही रंग की सब्ज़ी खाते रहेंगे, एक ही प्रकार की खाते रहेंगे, तो उनमें जो कुछ तत्व होंगे, उन्हीं की तो आपूर्ति करेंगे, बाकी की आपूर्ति कहाँ से करेंगे आप? बाकी की आपूर्ति कहाँ करें? अब बहुत प्रकार के तत्व ऐसे होते हैं, जो ऐसा नहीं है कि 6-6 महीना, 1-1 साल तक शरीर शरीर बने रहते हैं आपके। ऐसा नहीं होता है कि आप आज अगर मैग्नीशियम ठूँसे ले रहे हैं 2 महीना के लिए, तो फिर 6 महीना 10 महीना मैग्नीशियम नहीं खाएँगे आप, ऐसा भी नहीं होता है। इतना बड़ा स्टोरेज नहीं होता है। रोज़ इस्तेमाल शरीर करता है इन सब चीज़ों को अपनी गतिविधियों में। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, अपने यहाँ पर क्या है, लौकी को भयंकर रूप से महिमा महिमा मंडित कर दिया गया है, ईश्वरी बना दिया गया है। मुझे याद है बचपन से मेरा जो जीवन अपने घर में गुज़रा, वो लौकी, तरोई, पालक, मूली के पत्ता, पम्पकिन यही सब मोटा-मोटा कभी-कभार इमली-भिंडी यही सब खाते हुए गुज़रा। लेकिन इनमें अधिकतर जो समय जो मैंने खाया, जैसे मान लीजिए कि 1 सप्ताह में 14 बार खाना है, 2-2 बार दिन का औसत अगर मान चलते हैं। तो इन 14 बार में आप ये मान लीजिए कि 8-9 बार तो हमको ये लौकी खानी है, तरोई खानी है, मतलब 9 से 10 बार अधिकतर लौकी खानी है उसमें। जबकि लौकी से बेहतर तरोई है। तरोई, घिया को एक ही समझिए, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग चीज़ें कहते हैं। अब उसमें भी कन्फ्यूज़न ये होता है कि सपाट है, तो उसको कहीं पर तरोई कहते हैं, कहीं घिया कहते हैं, कहीं पर अगर उसमें धारी निकली हुई है, लकड़ी उभरी हुई है, तो उसको तरोई या घिया कहते हैं। तो कन्फ्यूज़न मत रहिए, तरोई, घिया एक ही जो आपके यहाँ कहा जाता है, वो सब दोनों ही लाभकारी हैं, दोनों ही का सेवन कीजिए। तत्व में थोड़ा बहुत अंतर है।
पंपकिन को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे इलाके में पंपकिन को कद्दू कहते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत इलाके देखे हैं भारत में जहाँ पर अगर आप कद्दू कहेंगे तो लोग लौकी समझते हैं। तो इसलिए लौकी बोल रहा हूँ, तरोई और तुरई घिया बोल रहा हूँ और पंपकिन बोल रहा हूँ मैं। लौकी से बहुत बेहतर तरोई घिया है, तरोई घिया से बहुत बेहतर आपका पंपकिन है। जो सर्वश्रेष्ठ सब्जियां हैं उनमें से आप पंपकिन को रख सकते हैं। अब आप गोभी को रखिए, उसमें पत्ता गोभी को रखिए आप। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ जो पत्ता गोभी होती है वो हरी होती है। शिमला मिर्च बहुत पौष्टिक होता है, जिसे कैप्सिकम कहते हैं, बेल पेपर भी कहते हैं। अपने यहाँ पे लोकल भाषा में हमारे इलाके में शिमला मिर्च कहते हैं उसको। अब शिमला मिर्च भी जब आप खाएंगे तो हरा ही केवल खाते हैं। अरे पीला भी उगाइए, लाल भी उगाइए, बैगनी भी उगाइए, काला भी उगाइए। इन रंगों में सभी अलग अलग रंगों के शिमला मिर्च में अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग पौष्टिकताएं होती हैं। ऐसे ही ऐसे ही जब आप गोभी उगा रहे हैं तो अलग अलग तरह की गोभियां उगाइए भैया। बैगनी गोभी उगाइए, पीली गोभी उगाइए, है ना। जितनी प्रकार की गोभियां आप उगा सकते हो, हरी गोभी उगाइए, जिसे ब्रोकली कहा देते हैं आप, और सफेद गोभी उगाइए। ऐसी पत्ता गोभी अलग अलग रंगों की उगाइए, सब उगेगा आपके यहाँ। अगर एक प्रकार की गोभी उगती है दूसरी प्रकार की भी उगेगी, अगर एक प्रकार का पत्ता गोभी उगता है दूसरे प्रकार का भी उगेगा। थोड़े बदलाव कर लीजिए। मिर्च है, मैं यही मान चलता रहा कि हरा मिर्च फायदेमंद होता है, लाल मिर्च नुकसानदेह होता है। मैं 35-40 साल तक इसी मानसिकता में जीता रहा। जब दिमाग खुला, जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो मालूम पड़ा, अरे हरा मिर्च में अलग चीजें हैं, लाल मिर्च में अलग चीजें हैं, दोनों खाना चाहिए, दोनों पौष्टिक हैं। लाल मिर्च ज्यादा पौष्टिक होती है। मैं लंबे समय तक ये मानता रहा कि जो सूखी मिर्च जो होती है, जो जो मिर्च पाउडर होता है वो नुकसानदेह होता है। मैं खाता ही नहीं था। और दिमाग में ऐसा सेट हो गया था कि अगर किसी सब्जी में लाल मिर्च का पाउडर पड़ा हुआ है या लाल मिर्च पड़ी हुई है तो उसको खा करके मैं अपने आप को बीमार महसूस करना शुरू कर देता था। समझिए, ये सब दिमाग का खेल था, मनोविज्ञान का खेल था। क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से बैठाल दिया गया था कि मिर्च पाउडर नुकसानदेह है, लाल सूखी मिर्च नुकसानदेह है। हरी सूखी मिर्च होती नहीं, लाल सूखी मिर्च नुकसानदेह है। तो जब भी मैं खाता था इन चीज़ों को तो मैं अपने भीतर बीमार महसूस करना शुरू कर देता था। पिछले 2.5-3 सालों से मैं मिर्च पाउडर खा रहा हूँ, सूखी लाल मिर्च खा रहा हूँ, स्वस्थ होता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बीमार नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुझे अब किसी प्रकार की कोई मिर्च खिला दीजिए, क्योंकि मैंने उस जो दिमाग के भीतर जो एक मनोविज्ञान था उसको मैंने हटा दिया। सब कुछ खाता हूँ मैं और सब में स्वाद लेता हूँ, बीमार नहीं होता। मनोविज्ञान का खेल है। मेरे दिमाग में बचपन से ये बैठाला गया, मेरी माता जी द्वारा और बाकी परिवार द्वारा, विशेषकर माता जी द्वारा, कि आलू नहीं खाना चाहिए, गरम मसाला नहीं खाना चाहिए। मेरे घर में मुझे होश ही नहीं है कि कभी गरम मसाला रहता भी हो। आलू की सब्जी शायद ही कभी कभार बनती हो, मतलब महीने 2 महीने पे एक बार बन गई, बन गई। आलू को दुश्मन मान लिया गया, गरम मसाले को दुश्मन मान लिया गया। मसाले के नाम पर मेरे घर में हमेशा जो मुझे याद है वो ये है कि जीरा, किसी किसी चीज़ में कभी कभार अजवाइन, हल्दी, नमक, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, वो धनिया का पाउडर भी किसी किसी में, जब कभी धनिया घर में ना हो ताजी वाली तो धनिया का पाउडर। इसके अलावा कुछ नहीं, मुझे नहीं याद है। मसालों में बहुत प्रकार के तत्व होते हैं और बड़े जबरदस्त तत्व होते हैं। आपको काली मिर्च भी खाना चाहिए, सिंघाड़ा भी खाना चाहिए, जितनी प्रकार की चीज़ें हैं सब खाना चाहिए आपको। पॉपी सीड भी खाना चाहिए। जो जिन जिन भी आप मसालों का नाम सुनते हैं सबको खाना चाहिए।
और गरम मसाला भी खाना चाहिए। गरम मसाला तो हमारे घर में दुश्मन माना जाता रहा। बहुत लोगों के घर में गरम मसाला को दुश्मन मानते हैं। उसका क्योंकि नाम गरम मसाला रखा गया है ना, तो ये मानते हैं गरम मसाला गरम करता है। लोग ये बोलते हैं कि अरे फलाने जो है गरम मसाला खाते हैं तो उनके अंदर बहुत गर्मी है, तभी जो है वो सर्दियों में एक जैकेट में घूमते हैं। क्या लेना देना है गरम मसाले नाम से? जैसे एसिडिटी नाम होता है तो लोग कहते हैं आपको जो है नींबू और सिरका नहीं खाना चाहिए। अरे नींबू सिरका खाएंगे तो एसिडिटी 90% लोगों की ठीक हो जाती है। एसिडिटी नाम एसिडिटी है उसका भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर आपका एसिड अधिक बना रहा है, कम बना रहा है। 90% लोगों की एसिडिटी आपका शरीर एसिड चूंकि कम बनाता है इसलिए एसिडिटी होती है। नाम उसका एसिडिटी है, थोड़ी ना कि एसिड बना रहा है। डॉक्टर लोग भी, आयुर्वेदाचार्य भी लोग भी ध्यान नहीं देते, इस पे मना कर देते चीज़ों को। लोग बीमार रहते हैं दसियों साल तक, उनका अर्क वक्त पीते रहते हैं लेकिन कभी क्योर नहीं होते। मेरे संपर्क में बहुत लोग आए एसिडिटी वाले, अधिकतर सारे सारे लोग, मतलब सब क्योर हो गए। जिसने भी जो बताई हुई तकनीकों का इस्तेमाल कर लिया सब क्योर हो गए। एसिडिटी में काफ़ी नियंत्रण हो गया उनके। काफ़ी क्या, बहुत लोग ऐसे जो पूरा पूरा रिवर्ट हो गए। दवा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनका। तो ऐसे ही गरम मसाले का नाम गरम है, इसका मतलब नहीं कि गरम मसाला कोई ख़राब चीज़ है। बहुत बढ़िया चीज़ होती है गरम मसाला, बढ़िया से खाना चाहिए। मैंने ज़िंदगी भर गरम मसाला नहीं खाया। मैं ये मानता रहा कि गरम मसाला नुकसानदेह होता है। तो अगर किसी के यहाँ मैं खाना खाने गया, वहाँ पे अगर पूछ लिया मैंने गरम मसाला डाला गया है, तो मैं खाना कम खाता था। अब पिछले कई वर्षों से क्या है, मैं गरम मसाला बढ़िया से प्रयोग करता हूँ। खूब डालता हूँ मैं गरम मसाला, कोई दिक्कत नहीं है। और शरीर मेरा पुष्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बहुत चीज़ें होती हैं इनमें। मैं काली मिर्च कभी नहीं खाता था। अब काली मिर्च मेरे रोज़ जो मैं भोजन करता हूँ उसके उस भोजन का अहम हिस्सा है। लौंग कभी नहीं खाता था। लौंग मेरे भोजन का अहम हिस्सा है। सेंधा नमक नहीं खाता था। लेकिन अब मैं सफ़ेद नमक एक तरह से हटा ही दिया मैंने अपने जीवन से। अब मैं सेंधा नमक मेरे भोजन का प्रमुख हिस्सा हो गई है। मैं अब सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करता ही नहीं। आयोडीन के और भी बहुत तरीके हैं। जैसे हमारे घर में आलू बना थी। मेरी माताजी, जब से मैंने होश सँभाला है, मतलब ये मान लें कि जैसे मोटा-मोटी मेरी जब उम्र 7-8 साल रही होगी, तब जो है हो सकता है कि, या 8-9 साल, मतलब मेरी माताजी की उम्र उसमें 22-23 साल मान सकते हैं। जब से मैंने होश सँभाला, थोड़ी समझ हुई, 8-10 साल की उम्र मान लें मेरी। माताजी की 22-23 साल मान लें, वो 16-17 साल की थी तब मैं पैदा हो गया था। तो आप ये समझिए कि तब से लेकर के आज तक मैंने अपनी माताजी को कभी स्वस्थ स्वस्थ देखा ही नहीं है। जबकि वो लौकी खाएँगी, तरोई खाएँगी, मसालों का प्रयोग नहीं करेंगी, टमाटर खाती नहीं वो, नींबू खाती नहीं वो, मिर्च खाती नहीं वो, नमक बिल्कुल सब्ज़ी अलोन खाती हैं एक तरह से, नमक डालती नहीं हैं, मीठा कभी-कभार खाएँगी, घर के बाहर खाना खाती नहीं वो, अचार खाती नहीं वो। अब पता नहीं इस प्रकार की मान्यताएँ क्यों दिमाग में सेट हो गई हैं लोगों के। ऐसा केवल मेरी मेरी माताजी नहीं है, लाखों लोग मिल जाएँगे आपको, जो इस तरह का जीवन जीते हैं। उनको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बताइए, 22-23 साल की छोटी-सी आयु से आप बीमार चल रहे हैं, अभी 70 साल के होने वाले होंगे। ज़िंदगी के आपने खूबसूरत 45 से 50 साल गुज़ार दिए बीमार रहते हुए, और कभी आपने मन में अपने सवाल नहीं पैदा किया कि क्या मैंने कोई गलती की? क्या जो मेरी मान्यताएँ हैं, क्या जो मेरे मिथक हैं, क्या जो मेरी सोच है, उनमें कहीं कोई गड़बड़ी थी? इतना ही नहीं, ये सवाल तो खुद में खड़ा होता ही नहीं है। उल्टा होता क्या है कि दूसरों को बताएँगे कि तुम ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। दूसरा यदि गरम मसाला खा रहा है तो उसका उपहास करना, उसको गलत मानना,
अपने बच्चों को मना करना कि उसके यहाँ खाना नहीं खाना है क्योंकि वो गरम मसाला डालते हैं। उनके यहाँ जाकर के नहीं खाना है क्योंकि वो आलू डालते हैं। मेरे घर में हमको होश ही नहीं है कि छोटे में कभी आलू बनता हो, महीना 2 महीना में कभी बन जाता हो तो अलग बात है। वो भी थोड़ी-सी मिलती थी कि भाई केवल स्वाद के लिए खा लीजिए। अब तो मैं हफ्ते में कई दिन आलू खाता हूँ। आलू बहुत पौष्टिक होती है। अरे ठीक है, उसमें स्टार्च होता है। अरे तो इस मैं दिन में 1 बार खाता हूँ, स्टार्च को मैनेज कर लेता हूँ। मैं तो चाहूँ तो रोज़ आलू खा सकता हूँ। आलू का स्टार्च नहीं खा रहे हैं आप, लेकिन इसके अलावा मीठा कितना खा रहे हैं, उसको भूल जा रहे हैं। आलू से दुश्मनी है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत स्टार्च है। और बाकी जो दबा के रसगुल्ला खा रहे हैं, दबा के जलेबी खा रहे हैं, है ना? जो आंवले का मुरब्बा ठूँस रहे हैं, जो मिठाइयाँ खा रहे हैं अंट-शंट प्रकार की, उससे तकलीफ़ नहीं है आपको, आलू से तकलीफ़ है। जो आप दबा के रोटियाँ खा रहे हैं, इनमें नहीं होता क्या? इनमें भी तो कास होते हैं। दबा के आप फल खा रहे हैं, दबा के आप ये खजूर, छुहारा ये सब खा रहे हैं, इनमें नहीं होता क्या? आलू से क्या दुश्मनी है? अरे आलू भी खाइए, आलू में बहुत प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। छिलका छील के मत खाइए, छिलके सहित आलू खाइए, पौष्टिकता लीजिए। अब तो मैं खूब आलू खाता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। देखिए, मेरी माताजी ने अधिकतर जीवन में हमें लगता है कि उन्होंने अगर ज़िंदगी में 100 खाने खाए होंगे, तो 100 में 70 बार उन्होंने लौकी खाई होगी। मतलब 80-90 बार तो लौकी, तरोई, पालक और ये मूली का पत्ता यही खाया होगा। कुछ खा ही नहीं पाएँगे इसके अलावा वो। टमाटर खाती नहीं, नींबू खाती नहीं, कुछ भी नहीं खाती। जितनी बढ़िया चीज़ें हैं, जितनी पौष्टिक चीज़ें, वो नहीं खाती। उनके दिमाग में सेट हो गया खट्टा नहीं खाना है। उनको पता ही नहीं कितनी पौष्टिक उनके दिमाग में सेट हो गया मिर्च नहीं खाना है, और बीमार हैं। और यदि आप उनके पास जाके खाना खाएँगे तो आपको भी वही खाना पड़ेगा। तो जब मैं उनके पास जाता था कभी जब 8-10 साल पहले, तो मैं उनका दिया खाता नहीं था, अपना बनाता था खाता था, तो उनको बहुत अपमान लगता था ये। अरे भई मैं क्यों अपना वो करूँगा? आप जियो अपने हिसाब से, खाना तो मैं खा लूँ अपने हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पिताजी को उन्होंने बताया कि ये करना है पूरा। पिताजी बीमार रहते हैं। अब उनका माताजी का ये कहना है कि ये ऊटपटांग खाते थे। अरे ठीक है, कभी खाते होंगे ऊटपटांग, अब तो नहीं खाते ना। अब तो 15-20 साल से जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही खा रहे हैं ना, तो स्वस्थ क्यों नहीं है? बीमार क्यों होते जा रहे हैं? ऐसे ही हमारे भाई हैं, आपका मुझे पता नहीं है कैसे उनकी अगर सोच बदली हो तो बदली हो, वरना पहले वैसे ही थे। जो उन्होंने सीखा वही आगे बढ़ा दिया। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बुरा, वो बुरा। अरे सब कुछ खाइए भई। शरीर को सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति कीजिए, समुचित मात्रा में, सब कुछ खाइए और पर्याप्त मात्रा में खाइए, सब कुछ खाइए, अच्छे से खाइए। कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें विटामिन सी हो, उसको गर्म नहीं करना है। गर्म पानी पे नींबू डाल के मत पीजिए। आंवले को गर्म मत कीजिए, मिर्च को गर्म मत कीजिए। विटामिन सी खत्म हो जाता है। स्वाद के लिए सब्ज़ी मिर्च डालिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें करते रहिए आप। लेकिन विटामिन सी का भी तो इंतज़ाम करेंगे ना आप। अलग-अलग प्रकार की सब्जियाँ खाइए आप। हर तरह की सब्ज़ी खाइए आप, सब कुछ खाइए। कटहल भी खाइए और जब मन करे मसाले डाले खाइए। देखिए, जब आप जैसे कहते नहीं कि आप जो है आप 2 बड़ा चम्मच लेकर के ऐसे फाँक ले रहे हैं मसाला, तो एक अलग बात है। नुकसान नहीं करेगा। अगर आप संतुलित मात्रा में, सामान्य मात्रा में रोज़ अगर आप मसाले खाते हैं, तो वो शरीर के और बेहतर करेंगे, आपके शरीर को खराब नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे आपके शरीर को, बढ़िया बनाएँगे आपके शरीर को, पुष्ट करेंगे आपके शरीर को।
पूरा बचपन मेरा ऐसे ही गुजरा। लौकी खाना है, पालक खाना है, मूली के पत्ता खाना है, तरोई घिया खाना है, कभी कभार पंपकिन खाना है, यही सब खा खा गुजरा। नींबू नहीं, मिर्चा नहीं, टमाटर नहीं, कभी कभार टमाटर हो गया तो हो गया। ये मतलब ये सब चीज़ें मना, खट्टे होते हैं। मेरी माताजी बहुत अच्छा अचार बनाती थी। अब पता नहीं अच्छा बनाती थी, नहीं बनाती थी, मुझे अच्छा लगता था। उनका कुछ और चीज़ बनाई हुई अच्छी लगने लगे, मुझे उनका बनाया हुआ अचार अच्छा लगता था, बिसिरके वाला। लेकिन मुझे केवल त्योहारों में खाने को मिलता था। दशहरा, दीपावली, होली, बस। वो भी एक-एक, दो-दो फाँक बस। अब बहुत लोग मेरे संपर्क में जो हेल्थ के आते हैं, उनसे कहता हूँ, भई अचार खाया कीजिए। रोज़ 1-2 फाँक खाइए आराम से। सुबह 1-2 फाँक खाइए, शाम को 1-2 फाँक खाइए। बहुत पौष्टिक होता है अचार, अगर सिरके में बनाया गया है। अगर उसमें ढेर सारे मसाले-वसाले पड़े हुए हैं, उसमें सौंफ पड़ी हुई है, उसमें राई पड़ी हुई है, उसमें और भी जो बहुत चीज़ें होती हैं, जो पड़ा हुआ है, जो पारंपरिक तरीके से जो अचार बनता था अपने गाँव में, घरों में, बहुत पौष्टिक होता है वो। क्योंकि अनेक प्रकार के तत्वों की आपूर्ति हो रही है, ट्रेस मिनरल्स की आपूर्ति हो रही है। क्यों नहीं खाएँगे आप? खाना चाहिए आपको। स्वस्थ रहिए, खाइए। युवावस्था तक, बचपन से अवस्था तक मेरा पेट इतना खराब रहता रहा है, जबकि मैं कभी बाहर खाना खाता ही तो मुझे होश ही नहीं कभी मैंने होटल में खाना खाया था छोटे में, युवावस्था तक कभी नहीं। उसके बाद आदत नहीं रही, उसके बाद भी नहीं खाता रहा, अब भी नहीं खाता। अपवाद घटना एक अलग बात है। वो तो जब मेरी पत्नी मेरे जीवन में आई तब मैंने कहा कि भाई अच्छा बाहर भी खा सकते हैं क्या? तो फिर कभी कभार महीने पे एक आध बार बाहर जाना शुरू किया, फिर मुझे मज़ा खास आता नहीं था। मेरा पेट ऐसा खराब रहता था छोटे में, मतलब युवावस्था तक, 23 24 25 साल की अवस्था तक, कि महीने पे 10 दिन 15 दिन कभी कभी तो 20 दिन मुझे पानी जैसी टट्टियाँ आती थी। मतलब बिल्कुल पानी धार निकल के निकलती थी, आँव निकलता था, इतनी भयंकर हालत रहती थी मेरी। लेकिन ये माना जाता था कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो क्यों रहा है। दूध पी लिया तो पेट खराब हो गया, जबकि सब कुछ मैं तो सलीके का ही खा रहा था ना। अब क्या है, अब मालूम पड़ा मैं मिर्चा भी खा रहा हूँ, नींबू भी खा रहा हूँ, टमाटर भी खा रहा हूँ मैं, बहुत प्रकार की सब्जियाँ खा रहा हूँ मैं, खूब मसाले खाता हूँ मैं, आधा-आधा लीटर दूध पी लेता हूँ मैं, 1 लीटर देंगे तो ही पच जाएगा। भैंस का हो, गाय का हो, बकरी का हो, सोया मिल्क हो, कोई मिल्क हो, दूध दे दीजिए मैं बड़े आराम से हजम करता हूँ। 200-200 ग्राम रोज़ चने खाता हूँ, 30, 40, 50 बादाम खाता हूँ मैं रोज़। आप सोचिए, चने खा रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ, मिर्च खा रहा हूँ, गरम मसाला खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ मैं। पेट दूध पी रहा हूँ, मक्खन खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्वस्थ हूँ, बढ़िया फिट हूँ, शरीर पुष्ट है अपना, कोई समस्या नहीं है, जी रहा हूँ। आलू खाता हूँ, लोग गेहूँ गेहूँ चिल्लाते हैं, मैं गेहूँ भी खाता हूँ। आप कोई भी चीज़ जो प्रकृति में उगता हो, उसमें रासायनिक खाद या कीटनाशक नहीं मिलाया गया हो, मुझे दे दीजिए मैं खा लूँगा, नुकसान नहीं करेगा। ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं, वैरायटी खाइए, सब्जियों में वैरायटी लीजिए, अलग-अलग रंगों की सब्जियाँ खाइए। अब बैंगन को बुरा माना जाता है, अरे भई बैंगन का रंग बैंगनी है तो उसमें बहुत कई ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण उसका रंग बैंगनी होता है। हरा बैंगन भी खाइए, सफ़ेद रंग का जो बैंगन आता है वो भी खाइए, बैंगनी वाला भी खाइए, बैंगनी वाला ज़्यादा पौष्टिक होता है। अब बैंगन को अपने यहाँ बेगुन कहा देते हैं, खूब खाइए। ऐसे ही हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने दिमाग को सेट कर रखा है, ये फल अच्छा है, ये फल खराब है,
ये फल ऐसा, ये फल ऐसा है। कई चीज़ें हमने सेट कर रखी हैं। फलों का जो मीठा होता है वो मीठा नहीं होता। जो सूखे मेवे जैसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, उनका जो मीठा होता है मीठा नहीं होता। वो मीठा पौष्टिक मीठा होता है। अरे मीठा मीठा है, प्लास्टिक प्लास्टिक है। अब ये कौन सी बात है कि अगर वो पाकिस्तान में प्लास्टिक बनाई गई तो प्लास्टिक नहीं है, अफगानिस्तान में प्लास्टिक बनाई गई तो प्लास्टिक है। अरे भाई प्लास्टिक प्लास्टिक है, वो तो प्लास्टिक ही रहेगी ना, कहीं बनाइए आप। अरे गणित का ही कोई सवाल है, उसका मान लीजिए उत्तर 2 है, तो आपने किसी भी तरीके से उसको हल किया हो, अगर उत्तर 2 पहुँच रहा है और बीच में आपने जो तरीकों का जो इस्तेमाल किया है, वो अगर सही तरीके हैं, मतलब उसमें आपने कुछ अपने हिसाब से जोड़-घटा ज़बरदस्ती वाला नहीं कर दिया है, अ जो नियम को फ़ॉलो नहीं करते हों, तो सभी सही हैं, उत्पादन तो 2 ही है ना, तो क्या 2 अलग हो जाएगा? कहोगे नहीं अच्छा समीकरण उस तरह निकालो तो ये वाला 2 अलग है और वो वाला 2 अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, 2, 2 ही रहेगा, 1 के बाद वाला, 3 के पहले वाला। ऐसा ऐसा नहीं है कि आपका 2 जो है वो अलग रहेगा। ऐसे ही मीठा मीठा है, शुगर का जो केमिकल जो उसका जो रासायनिक जो संरचना है वो वैसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि फल वाली सेब वाली या रासायनिक संरचना अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है। वे वैसे ही हो गया ना कि जैसे शरीर है आपका तो जनवरी-फरवरी में अलग उसको तत्व चाहिए, मार्च में अप्रैल में अलग चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो सब कुछ खाइए और 12 महीना खाइए, वैरायटी खाइए। अब बहुत लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि गर्म पानी पीते हैं वो, मैं भी गर्म पानी पीता हूँ। लेकिन गर्म पानी पीने से कोई बहुत बड़ा नफ़ा-नुकसान नहीं होता आपका। उल्टे ठंडा पानी पीने से ब फ़ायदा मिलता है। गर्म पानी का फ़ायदा केवल यहाँ तक ठंडा-गरम जो पानी का होता है, वो मतलब केवल यहाँ तक रहता है बस। आपको यहाँ तक आराम मिलता है बस इतना, कि जो आपकी श्वास वाली जो नलियाँ होती हैं, होता है इनमें आराम मिलता है आपको। अच्छा लगता है, क्योंकि गर्माहट पहुँचती है। अच्छा आप बताइए, जो शरीर है, क्या सर्दियों में उसका तापमान कम हो जाता है क्या? ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों में बुखार का परिभाषा अलग हो गया हो। अगर सर्दियों में भी 99 से ऊपर बुखार माना जाएगा, तो गर्मियों में भी 99 ऊपर बुखार माना जाता है। ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों में 95 से ऊपर का बुखार खा देंगे आप और गर्मियों में 105 से ऊपर का बुखार कहेंगे आप, ऐसा तो है नहीं। बुखार 365 दिन इससे ऊपर रहेगा, दुनिया के किसी भी कोने पे कहीं मनुष्य रहता हो, उसका जो आंतरिक तापमान है वो तो समान ही रहता है ना। तो आप ठंडा-गरम कुछ भी करते रहिए, आप ठंडा खाएँ, गरम खाएँ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप गरम भेजेंगे तो अंदर जाकर के उसी तापमान में रहेगा, ठंडा भेजेंगे, बहुत ठंडा भेज तो शरीर उसको गरम कर लेगा अपने हिसाब से, क्योंकि शरीर का तापमान तो वैसे ही रहता है। ऐसा कभी देखे हैं आप कि ठंडा पानी पी रहे हैं, आपने फ्रिज का पानी ठंडा पानी पिया और फिर आपने अपना तापमान लिया, तापमान घटता है कभी आपका? तापमान वैसे ही रहेगा आपका। या गर्म पानी पी लिया आपने तो तापमान बढ़ गया क्या आपका? नहीं ना, उतना ही रहेगा, अगर आप स्वस्थ हैं। तो इन सब मिथकों का कोई मतलब नहीं होता है। अब हमसे लोग पूछते हैं ठंडा पानी पिए गर्म पानी, मैं कहता हूँ कि जो पसंद हो वो पीजिए आप। ठंडा पीजिए, गर्म पीजिए। मुझे कभी-कभी किसी-किसी वातावरण में मुझे ठंडा पानी अच्छा लगता है, मैं ठंडा पानी पीता हूँ। कभी-कभी मुझे गर्म पानी अच्छा लगता है तो मैं गर्म पानी पीता हूँ। लेकिन गर्म पानी पे नींबू नहीं डालिए आप, क्योंकि नींबू का विटामिन सी आप खत्म कर रहे होते हैं। और नींबू का छिलका खाइए, संतरे का छिलका खाइए, बहुत पौष्टिक होता है। जिन सब्जियों में या फलों में अलग से छिलके होते हैं, जिनकी त्वचा से छिलके जिन भी सब्जियों और फलों की त्वचा से छिलका चिपका हुआ है, उसको छिलके सहित खाइए। बादाम छिलके सहित खाइए, लोग तो खीरे का छिलका अलग कर देते हैं भई। मैं अपना देखता था, जब मैं अपने आप जैसे किसी
ठेले वाले के पास गया जो ढेरी लगाते थे, और वो अपना जब खीरा खिला रहे हैं, 50 पैसे, ₹1 का एक खीरा खिलाते थे, तो वो सबसे पहले छीलते थे और इसके बाद उसमें अपना वो सेंधा नमक डाला और दे दिया, थोड़ा-सा नींबू डाल दिया। मुझे चूँकि पता नहीं था, तो उस समय क्या होता था कि अगर वो नहीं छीलता छिलका, तो मैं डाँटता था, "अरे भाई छिलका छील के दो।" आज अगर मुझे छिलका छीलो तो मना कर दूँगा, "भाई छिलका क्यों छील रहे हो?" मूँगफली हमेशा मैंने भून के खाई है, कुरकुरी। अब मुझे अगर कोई मूँगफली दे तो मैं कच्ची खाऊँगा, छिलके सहित खाऊँगा। मैं रोज़ मूँगफली खाता हूँ 1 मुट्ठी लगभग, कच्ची खाता हूँ। भून दिया आपने, सब उसके तत्व तो 70% 80% खत्म कर दिया आपने, जलाओ खा रहे होते हैं। तो हमें अपने अंदर खान-पान और विटामिन्स, मिनरल्स, सब्जियाँ, इन सब चीज़ों के ग्रहण करने के तौर तरीके हमें सीखने पड़ेंगे। ये सब हमें करना पड़ेगा और हमें फैट को दुश्मन नहीं मानना है। आपको समुचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में फैट भी खाना चाहिए। तेल की मात्रा कम कर सकते हैं। तेल की मात्रा, यदि आपका शरीर बहुत स्वस्थ नहीं है, तो तेल की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनमें अधिकतर जो तेल होते हैं उनमें ओमेगा 6 की मात्रा अधिक रहती है, और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो संतुलन है, अगर वो गड़बड़ होता है तो शरीर में कई प्रकार की व्याधियाँ आती हैं। लेकिन यदि आप ओमेगा 3 का सेवन खूब कर रहे हैं, तो ओमेगा 6 का भी सेवन आप अधिक कर सकते हैं। ओमेगा 3 बहुत पौष्टिक होता है, बहुत बढ़िया होता है, और हमारे आपका जो खान-पान है, अगर विशेषकर अगर आप शाकाहारी हैं, मछली नहीं खाते हैं, तो ओमेगा 3 की आपूर्ति हो ही नहीं पाती है, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो चिया सीड खाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना चिया सीड खाते हैं, रोज़ाना अलसी खाते हैं। अलसी मतलब फ्लैक्स सीड खाते हैं, नहीं, और अगर खाते हैं तो भून लेते हैं उसको, भूने खाते हैं। मतलब हमें बीमारी है हर चीज़ को भूने खाने की, गरम करके खाने की। कितने ऐसे लोग हैं, बहुत लोग कब्ज़ियत से परेशान रहते हैं। इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो खाना खाते समय, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कच्ची सब्जियों का सेवन करते हैं। प्याज कच्चा खाते हैं, लहसुन कच्चा खाते हैं, टमाटर कच्चा खाते हैं, गाजर कच्ची खाते हैं, मूली कच्ची खाते हैं। लोग तो गाजर को मुलायम करने के लिए उसको उबाले खाते हैं। चुकंदर को तो उबाल के ही खाते हैं, स्वाद में अंतर आता है। शलजम को वैसे ही खाएँगे। अरे भाई कच्चा खाइए, नहीं पचता थोड़ा-थोड़ा करके खाइए, बढ़ाइए उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके शरीर आपका एडजस्ट कर लेगा। कब्ज़ियत आपकी दूर हो जाएगी। मीठा खाना छोड़ दीजिए, कच्ची सब्जियाँ खाइए, खाना खाते समय, खाना खाने के बाद पानी पीजिए, बढ़िया-सा। अरे! मैंने ध्यान ही दिया, लगभग 1 घंटा हो गया। चलिए, हम लोग कल मिलते हैं, लगभग 11 बजे के आस-पास, और कल हम लोग डायबिटीज़ वगैरह पे बात करेंगे, और आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे, अच्छे से गुज़रे। प्रणाम।